बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। ओके एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और जल्दी से मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे एवरीवन। सभी लोग आ जाओ फटाफट फटाफट जल्दी से, और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है? जल्दी 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 सारे सारे लोग बता देंगे बता देंगे बता देंगे। ऑल परफेक्ट, ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। यस सर। अरे भाई साहब, हाँ चलो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आ जाएंगे सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी। दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो आज हमारा यहाँ पे चालू होने जा रहा है बेटा। कौन सा? आज हमारा चालू होने जा रहा है द फर्स्ट बैच इन द सेंस कि एक नया बैच हम लोग अभी स्टार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। सभी के सभी लोग आ जाएंगे। जो आज का हमारा क्लास है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो सारे जनरल डिस्कशन करूंगा जो पूरे बैच के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, राइट? तो सीए फाउंडेशन की जो है नई बैच है, उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को पता करने वाले हैं, और सब कुछ चीजें मैं आपको बताते हुए चलने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ इस बैच के बारे में, तो ये हमारी शिखर रेगुलर बैच है बेटा। ये जो शिखर रेगुलर बैच है, ये एज पर न्यू सिलेबस है, जिसके अंदर हम सारी फैकल्टीज आपको क्या करने वाले हैं, हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले है। सर ये बैच है 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रही है। आज की तारीख है 18th ऑफ मार्च, आज से बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। और जो हमारी एक और बैच है बैच 2, ये 10th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ये इसी बैच के कंटिन्यूएशन में एक पार्ट रहने वाला है। क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, मैं सब कुछ आने वाले वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अपन लोग एकदम बढ़िया से इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं सीए फाउंडेशन के बारे में पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको आपके इस बैच के बारे में बताऊंगा, फिर किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, क्या क्या नोट्स मिलेंगे, लॉ में किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बातों को आज मैं इंट्रोडक्टरी सेशन में लूंगा, और फिर हम लोग फाइनली चालू कर देंगे लॉ के रिगार्डिंग। ये सारी बातें आपको आज के क्लास के अंदर ही होने वाली है। ठीक है, प्लीज सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम बढ़िया से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। दोस्तों मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा सारे लोग, एकदम बढ़िया से सुनते हुए चलना मेरे साथ, मैं जो कह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर आप हमें एक रोड मैप बताइए कि सर हमारा सितंबर 25 का एग्जाम होने वाला है, या हमारा अगर जनवरी 26 का एग्जाम है, उसके बाद का हमारा एग्जाम है, तो क्या हम इस बैच को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये जो बैच है ना, ये बैच एप्लीकेबल कौन से स्टूडेंट्स के लिए? सर ये जो बैच है ये एप्लीकेबल है बेटा सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये जो बैच है ये एप्लीकेबल है जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो बैच है ये एप्लीकेबल है मई 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहा मैंने? बोलो, मई 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए। समझे क्या बात को? बेटा तेजस सर का जो लेक्चर है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे बेटा, प्रीत है ना। ये लॉ की क्लास चल रही है, अब लॉ के क्लास में आके अब सेंस बनता है कि इस बात का पूछने का? मेरे को बताओ, आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, सब कुछ ग्रुप वगैरह बना हुआ है ना? यस, तो सेंस क्या बनता है? कॉमन सेंस का प्रयोग करे तो प्रीत क्या कहता है यहाँ पे? कॉमन सेंस का प्रयोग करे तो ये कहना चाहता है कि अकाउंट्स के लेक्चर के अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंटर के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आ जाएंगे। बराबर है ना? यही कहता है कॉमन सेंस। बस तो जाके उधर चेक करो बेटा फिर। ठीक है, आइए चलो दोस्तों, मैं अगर, हाँ जितने भी इंटर वाले भगा भग भग गए ऐसे बोले, अब तो अपनी बारी आ जाएंगी, उससे पहले कट लो यहाँ से। ठीक है, आओ
चलो आइए ध्यान दो दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं, मेरा थोड़ा सा इंटर वालों के साथ रैप हो, तो आज जो नए बच्चे हो घबरा मत जाना, बोले बड़े बाप रे सर एकदम स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, बोले एकदम झापते आपते, ऐसा नहीं है बेटा कुछ भी, है ना। आओ, वो थोड़ा सा हो जाता है ना ऐसा। चलिए आइए ध्यान दो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो ये जो है किन के लिए एप्लीकेबल, इन बच्चों के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। ओके सर, ये बैच का हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, व्हाट विल बी द रोड मैप। तो देखो सर, मैं बैच की बात करूं तो ये 10th ऑफ मार्च से, क्या कहा मैंने, बोलो 10th, सॉरी 18th ऑफ मार्च से ये बैच हमारी चालू होने वाली है। और ये बैच में अगर पर्सनली लॉ के बारे में बात करूं आपके साथ, तो ये जो बैच है हमारी चलने वाली है कब तक, ये बैच हमारी चलने वाली है जून एंड तक। कब तक चलने वाली है बोलो जल्दी से मुझे, ये बैच हमारी चलने वाली है जून एंड तक, ठीक है ना, यस ओके। फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त, उसके बाद जुलाई और अगस्त में आप प्रिपेयर करोगे सितंबर वाले, और वो एग्जाम को अपीयर कर जाएंगे क्या, हाँ सर वो एग्जाम को अपीयर कर जाएंगे, गॉट इट, यस। तो जुलाई एंड तक आपकी ये बैच चलने वाली है। अब इसी बैच के अंदर सबसे पहले जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जैसे उस टॉपिक का नाम है बेटा कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट आपका फिनिश हो जाएगा कब तक, कंपनीज एक्ट आपका फिनिश हो जाएगा 10 अप्रैल तक, 10th ऑफ अप्रैल तक आपका कंपनीज एक्ट फिनिश हो जाएगा। तो जो भी बच्चे इस ये वाली बैच में जुड़ेंगे 10th अप्रैल वाले, उनको ये कंपनीज एक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, और उसके आगे के सारे टॉपिक्स वो हमारे साथ क्या करेंगे बेटा, लाइव करेंगे। मतलब आप ऐसा समझो कि ये जो है ना, ये बैच के दरवाजे दो बार खुलने वाले हैं। एक आज 18 मार्च से जो बच्चे जुड़े वो खुलने वाले, मतलब वो बच्चे आ जाओ। फिर मान लो कोई बच्चों के अभी एग्जाम वगैरह चल रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे ना अभी, वो आप बाद में देख लेना उसका। हम ऐसा टॉपिक जानबूझ के पढ़ाएंगे जिसका बाकी एक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं बात को। तो वो जो टॉपिक है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको अलग से बाद में देख सकते हैं, एंड देन बढ़िया तरीके से आप बाकी चीजें हमारे साथ लाइव कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को, क्या आप ये बेसिक बातें समझे, यस। तो सर आपका कहना है कि बैच एक ही रहने वाली है, बस एक दरवाजा 18 मार्च को खुला और दूसरी बार दरवाजा 10 अप्रैल को खुलेगा, उसके अंदर जिन जिन बच्चों को आना है वो इन बैच में आ जाएंगे, और उसके बाद हमारी बैच कंटिन्यू होते रहेंगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। ये हमारा रोड मैप रहने वाला है बेटा, किसका, सीए फाउंडेशन की आने वाले बैच का, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है ओके। दोस्तों अब मैं आपको सीए फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं बेटा, ठीक है। अबाउट सीए फाउंडेशन, अबाउट सीए फाउंडेशन, ठीक है ना। सारे लोग ध्यान देना यहाँ पे, अबाउट सीए फाउंडेशन। सर ये जो अबाउट सीए फाउंडेशन, मतलब सीए फाउंडेशन बेसिकली क्या है, सारे लोग ध्यान दो। देखिए सबसे पहली बात, सीए फाउंडेशन को कौन अपीयर कर सकता है, तो ऐसा स्टूडेंट बेटा, ऐसा स्टूडेंट जिसने 12th के एक तो एग्जाम को दे दिया हो बेटा, ठीक है, या 12th के एग्जाम को पास कर लिया हो, क्या कर लिया हो बोलो, पास कर लिया हो, वो बच्चा सीए फाउंडेशन को दे सकता है। इट डजेंट मैटर आपने कॉमर्स से किया, आपने आर्ट से किया, आपने ह्यूमैनिटीज से किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 12th पास हो, आप 12th पास करने के बाद सीए बन सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल सीए के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। बस आपको इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है 4 महीने पहले, अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, आप समझिए ना, मेरे को अगर सितंबर का पेपर देना है बेटा, तो सितंबर में एग्जाम है, तो उससे 4 महीने पहले क्या होगा बताइए जरा मुझे, अगस्त होगा, जुलाई होगा, जून होगा, और उससे पहले क्या आने वाला है, मई आने वाला है। मतलब बेसिकली मैं क्या कहूंगा, 30th ऑफ अप्रैल तक अगर मैंने आईसीए के पास रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो मैं सितंबर 25 के लिए क्या हो जाऊंगा, एलिजिबल हो जाऊंगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, यस सर एकदम बढ़िया से बात समझ में आ रही है, ठीक है ओके। एक बात मैं आपको बता दूं अभी, कि इस बैच के जो पहले 7 सेशन है मेरा, ये कंपलसरी यूट्यूब के ऊपर होने वाला है, और जो 8 नंबर का सेशन है फिर वो ऐप के ऊपर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। सारे बच्चों को आप बैच को सब्सक्राइब करो, आप बैच को सब्सक्राइब ना करो, ठीक है, आपको पहले जो 7 सेशन है वो केवल और केवल किसके ऊपर देखना है बेटा, यूट्यूब के ऊपर देखना है, ओके चलो। अब सर मुझे बताइए, सर ये सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है, सीए फाउंडेशन के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं सीए फाउंडेशन के अंतर्गत। सर 4 में से मुझे आप एक बात बताइए, कौन से सब्जेक्ट का आप नाम बता सकते हो क्या। तो देखो
अगर मैं बात करूं आपके साथ अकाउंट से बेटा आपका पेपर नंबर 1, ठीक है। जो पेपर नंबर 2 है वो है कौन सा, आपका लॉ, जिसको बोला जाता है क्या, बिजनेस लॉस। पेपर नंबर 3 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं मैथ्स स्टैट्स एलआर। और आखिरी में आपका आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है, बोलो जल्दी से, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम इसे दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी के लिए ई को ही लिख देता हूं, बस उतना ही अपन लोग यहाँ पे सफिशिएंट रखेंगे, ठीक है। यस, तो ऐसे 4 पेपर आपको आते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सारे पेपर आपको कितने नंबर के लिए आते हैं, 100 मार्क्स के लिए बेटा यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। सारा का सारा पेपर 100 मार्क्स के लिए होता है। बट ये जो 2 पेपर है ना बेटा, ये 2 सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। क्या होते हैं बोलो, ये 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं और ये जो 2 पेपर है बेटा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि इसके अंदर 100 मार्क का आपको लिखना पड़ता है पेपर के अंदर, और ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है इसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो मैथ्स वाला पेपर और इकोनॉमिक्स वाला पेपर जो है ना, ये एमसीक्यू वाला पेपर है। आपको एक सवाल देंगे, सवाल में 4 क्वेश्चन 4 आंसर दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस देंगे, आपको सही वाले ऑप्शन का गोला भर के आना है। आओ गोला बनाए, बेसिकली मैं इसको बोलता हूं आओ गोला बनाए करके, ऐसे वाले पेपर आपके रहने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझे, बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को अभी तक समझे? क्या बेटा फाउंडेशन वालों, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या जल्दी से बताएंगे मेरे को, आर यू एबल टू गेट इट, जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपके साथ? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे यहाँ पे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस। तो क्या बात बताया मैंने आपको, आपको 4 पेपर होते हैं, 4 में से 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव है और बचे हुए 2 पेपर आपके क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको यहाँ पे एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको सीए फाउंडेशन को पास होना है, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर आपको सीए फाउंडेशन को पास होना है तो आपको 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। एक तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पास होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, बोलो जल्दी से, आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आपको पास होना पड़ता है। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40% का क्राइटेरिया होता है। और अगर आपको या और साथ साथ में आपको एग्रीगेट भी पास करना पड़ता है, जिसका 50% का क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को हर एक सब्जेक्ट में पास होना है तो मुझे मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40 मार्क 40 मार्क 40 मार्क। तो सर ऐसा हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल केस स्टडी 1, ऐसा हुआ कि मैंने पेपर दिया बेटा, आईजी सर ने, इंद्रेश गांधी मेरा नाम है, तो मैं आईजी सर, ठीक है। तो आईजी सर ने पेपर दिया, मेरे को हर एक पेपर में 40-40 नंबर आ गए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास हो चुका हूं। बट क्या बेटा मैं एग्रीगेट में पास हुआ क्या? नहीं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सर ये जो एग्रीगेट मतलब टोटल है 400, मतलब अगर आपको पास होना है ना तो आपको 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स को लाना पड़ेगा। क्या बोला है, बोलो, आपको 400 में से मिनिमम 200 मार्क्स को लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास होने वाले हो सर। तब तक आप पास होंगे क्या? नहीं सर। मतलब ये सब में 40 ला के भी मेरे कितने आए, 160 आए, तो क्या मैं पास हुआ क्या? बोलो जल्दी से। नहीं सर, आप पास नहीं हुए, आप फेल हो गए। बराबर क्या? ओके सर, एकदम बराबर। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपके साथ, ये हमारा एक केस सिनेरियो बनता जहां पे एक बच्चे को 40-40 नंबर सारे पेपर में मान लो आ गए और उसको 160 पर वो पास हुआ क्या? नहीं सर, नहीं हुआ। ये बच्चा क्या माना जाता है, ये बच्चा फेल ही माना जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि ये बच्चा क्या हो गया, बोलो जल्दी से, सर ये बच्चा फेल हो गया, हम लोग ऐसा कह देंगे। ओके, अगला। अब मान लो एक केस स्टडी 2 है, इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत पढ़ता है बेटा, इसको 60 नंबर आते हैं अकाउंट्स में। लॉ के अंदर इसको 39 मार्क्स आते हैं। फिर 60 नंबर आते हैं मैथ्स में, 70 नंबर आते हैं इकोनॉमिक्स में। अब मुझे आप इसकी टोटल करके बताइए। तो देखो, 60 + 60 + 70 + 39, तो टोटल इसका कितना हो रहा है, 229। देखो, पास होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, 2। एक तो एग्रीगेट होना चाहिए 50%, यानी कि 200 के ऊपर चारों चारों मिला के मार्क होने चाहिए, वो है क्या, है सर।
पर क्या इंडिविजुअल में बच्चे ने 40% 40 नंबर लाए क्या? नहीं सर, पेपर नंबर 2 में बच्चे को 39 ही आए हैं, तो इस केस के अंदर भी बच्चा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, फेल हो जाएगा। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक और केस सिनेरियो 3। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, बच्चे को मान लो 40 नंबर यहाँ है, या 70 नंबर आए हैं, यहाँ 45 नंबर आए, या 65 नंबर आए, तो टोटल मुझे एक बात बताइए सर, टोटल हो रहा है 220 नंबर। क्या बच्चा 40 मार्क के ऊपर हर एक सब्जेक्ट में लाया है क्या? हाँ सर, 40 या 40 के ऊपर उसको मिले हैं। देखो हर जगह 40, मिनिमम 40 तो मिले हैं, और सबको मिला के 200 के ऊपर भी गया है, तो मैं बोलूंगा बच्चा क्या हो चुका है? स्टूडेंट यहाँ पे पास हो चुका है। क्या आपको ये पास का क्राइटेरिया समझ में आ रहा है क्या बेटा? सीए के अंदर बोलिए जल्दी से मुझे। ये सर ये ओवरऑल है, बाकी सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे कि अगर लॉ में पास होना है तो क्या, ये मैं बताऊंगा अगर अकाउंट्स में होना है तो क्या, मैथ्स स्टैट्स में क्या स्कीम होती है, ये सब चीजें आपको इंडिविजुअल टीचर्स बताएंगे। पर क्या आपको ये क्राइटेरिया जो है इंडिविजुअल और एग्रीगेट वाला, क्या आपको ये क्राइटेरिया समझ में सारे बच्चों को आ रहा है क्या? बोलो मुझे जल्दी से, फटाफट सारे लोग जल्दी से बता देंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ये सर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए सारे बच्चों की तरफ से, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, है ना? यस। तो सर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो तरीके के क्राइटेरियाज होते हैं, पास होने के दो प्रकार के क्राइटेरिया, इंडिविजुअल और एग्रीगेट। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से, इंडिविजुअल और एग्रीगेट, ये दो प्रकार के क्राइटेरिया यहाँ पे है। ओके सर, अब देखो क्या है यहाँ पे, अब मैं बात करूंगा आपके साथ, सारे लोग ध्यान देना, ठीक है? ओके, डन। तो बस इतनी ही चीजें जो पास होने के रिगार्डिंग यहाँ पे आती है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा सर कि मुझे आप एक बात बताइए सर, अगर मैं सीए फाउंडेशन को प्रिपेयर कर रहा हूं तो एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगता है? ठीक है, मतलब मैं यहां पे बात करूंगा कि अगर रेगुलर क्लास आप कर रहे हो और इसके साथ साथ आप टेस्ट देने वाले हो, और इसके साथ साथ एक बार रिवीजन आप करते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा? तो देखो, पेपर नंबर 1 में आपको 150 घंटे लगेंगे, पेपर नंबर 2 के लिए लगभग लगभग आपको 130 घंटे लगेंगे, पेपर नंबर 3 के लिए भी आपको 150 घंटे लगेंगे, और पेपर नंबर 4 के लिए लगभग लगभग आपको 120 घंटे के आसपास लगना चाहिए। देखो पढ़ाने में दोनों पेपर्स में लगभग सेम टाइम लगता है, पर आपका रिवीजन जनरली थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें लर्न नहीं करना होता है। देखो लॉ के अंदर आपको लर्न भी करना है और आपको समझना भी है, एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स में समझना है, बट आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है ना? यस। तो मतलब अगर रेगुलर टेस्ट प्लस रेगुलर क्लास प्लस टेस्ट प्लस एक रिवीजन की हम लोग बात करें, तो लगभग लगभग आपको इतने आवर्स लगते हैं बेटा। क्या लगते हैं? बोलो, इतने आवर्स आपको लगते हैं यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे मैं कह रहा हूं, मतलब कितना, 550 घंटे होने चाहिए, राइट? 550 आवर्स आपको लगते हैं पूरे सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करने के लिए। ये इसके अंदर टेस्ट, रिवीजन और ये सारी चीजें कंसिडर करके मैं आपको बोल रहा हूं बेटा अभी, ठीक है ना? तो ये पूरी चीजें, इतना समय आपको लगेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, तब आपका सीए फाउंडेशन की एक बार बढ़िया से एकदम तैयारी हो जाएंगी, ठीक है? ओके चल, अब सर कुछ कॉमन टिप्स मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे तरफ से मैं आपको कॉमन गाइडलाइंस आपको दे दूं अभी क्लास चालू होने से पहले, जिन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो मैं इसको टॉपिक का हेडिंग नाम डालूंगा, मैं कॉमन टिप्स। क्या हेडिंग डालूंगा? बोलो जल्दी से, कॉमन टिप्स। देखो सबसे पहली बात, आपको अकाउंट्स और लॉ, क्या कहा मैंने? बोलो, सबसे पहली बात जो आपका अकाउंट्स है प्लस आपका लॉ है, तो अकाउंट्स और लॉ के अंदर इन दोनों, इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है बेटा। क्या करना है? सभी लोग बोलेंगे, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस क्या होती है, ये मैं आपको ड्यूरिंग दी क्लासेस बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को आंसर्स को लिख के देखना है और क्या क्या चीजें करना है, ये मैं आपको क्लासेस के दरमियान समझाते हुए चलूंगा। दूसरा, आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए बेटा, किसके ऊपर? आपका बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए
कैलकुलेटर के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? कैलकुलेटर के ऊपर। क्योंकि देखो सीए के अंदर आपको कैलकुलेटर लगता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लगता है, नॉर्मल कैलकुलेटर आपको लेना पड़ता है। जैसे मेरे पास है बेटा कैसियो का DJ120D, एक कैसियो का JJ120D भी आता है जो इससे छोटा होता है, ठीक है ना? यस। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलता है, मैं आपको फिर से बता दूं। तो मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर के ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और कैलकुलेटर आप अच्छा वाला खरीदिएगा, कैसियो सिटीजन सिटीजन वो सब फालतू कैलकुलेटर मत लेना, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। अच्छा वाला कैलकुलेटर खरीदिए ताकि आपके सीए फाइनल तक आप सेम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये जो कैलकुलेटर है एक बार आपका तो थामे हाथ तो सीए बनने तक ना छोड़े साथ बेटा, ठीक है? ओके, इसके अलावा तीसरा, तीसरा ध्यान दो सर, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी इंग्लिश जो है ना बेटा वो वीक है, क्या है बोलो जल्दी से, वो वीक है, तो इस केस के अंदर आपको इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देखो आफ्टर ऑल आपका और पेपर जो करेक्ट करने वाला है इन्विजिलेटर, आपका और इन्विजिलेटर का जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो आपका पेपर है बेटा। आपका पेपर जितना अच्छा होगा, आपका पेपर जितना प्यारा होगा, उतने अच्छे, समझना बात को, उतना अच्छा आपका पेपर, उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आपका मान लो इंग्लिश वीक है तो आपने सभी लोगों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ही आप खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को चालू कर दोगे। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप क्या करोगे बेटा? रीड करोगे। समझ रहे हैं बात को? यस, ओके। चौथा, मैं आपको पहले ही कह दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कोर्स के अंदर किसी ने आपको जबरदस्ती किया है कि नहीं नहीं भाई जबरदस्ती तू सीए कर ले, आपके मम्मी पापा हो, आपके बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटा भाई छोटी बहन, कोई भी हो बेटा, मैं आपको दरख्वास्त करूंगा आप उनको समझाओ और इस कोर्स को मत ऑप्ट करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 100% डेडिकेशन है, अगर आप अपना 100% दे सकते हो ना, तो तभी आप इस कोर्स के अंदर आइए, अदरवाइज मत आना। मैं बता रहा हूं लिटरली दलदल की तरह फंस जाओगे, कहीं का नहीं रह जाओगे। अगर लेकिन अगर आपको है कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरा एम है सीए बनना, मैं सीए बन के रहूंगा, तो फिर उस केस के अंदर कोई आपको रोक नहीं सकता सीए बनने से। बट आपका यहाँ पे पूरा कंसेंट होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। आपका मन क्या है मैं सीए भी कर लेता हूँ, साथ में बीबीए भी कर लूंगा, बीकॉम भी कर लूंगा, एमबीए भी कर लूंगा, सीए 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 में सब पेल दूंगा, ऐसा नहीं चलता। मैं अभी बता रहा हूं आपको, अगर आप यहाँ पे इज्जत से, अगर आपको सीए करना है, 100% डेडिकेशन है, आप बिंदास ये कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक व्यक्ति सबसे ज्यादा टिकता है या उसी व्यक्ति को सक्सेस मिलती है जो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, या कंसिस्टेंसी जिसकी ज्यादा होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो हार्डवर्क है ना बेटा, हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति आउटशाइन कर जाता है किसको? स्मार्ट पीपल को। किसको बोलो जल्दी से? स्मार्ट पीपल को। आप होशियार होने से आपके 12वीं में 99% भी क्यों ना आए हो, आपको सीए में अटेम्प्ट लग सकता है। आपका 12वीं में 70-80%, 60% क्यों ना आए हो, आप सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डूइंग, यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क गाइस। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्या कर जाओगे बेटा, जो टैलेंट है उसको बीट कर जाओगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मेहनत काफी ज्यादा करना है इस कोर्स के अंदर, क्योंकि इस कोर्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो सिलेबस को समेटने के लिए आपको क्या करना है? मेहनत भी ज्यादा करना है, ठीक है? ओके सर, तो ये हुआ पूरा पूरा एक जनरल डिस्कशन जो मैंने किया बेटा, किसके रिगार्डिंग? आपके सीए फाउंडेशन के रिगार्डिंग। अब मैं बाहर ही आ रहा हूं, सीधा सीधा मेरे पेपर के ऊपर आ रहा हूं मैं आपको, है ना? और मैं अब बात कर रहा हूं पेपर नंबर 2 को लेके, जिसका नाम क्या दे के रखा है बेटा? जिसका नाम दे के रखा है बिजनेस लॉज। क्या नाम दे के रखा है बोलो जल्दी से? बिजनेस लॉज, जिसका नाम यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है? ओके। अब मैं अगर इस पेपर की बात करूं बेटा, तो टोटल मार्क्स कितने, कितने मार्क का पेपर आता है टोटल यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। ओके। इसके अलावा सर इस पेपर के कंटेंट क्या क्या है, मतलब हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है सर? व्हाट आर दी कंटेंट्स?
व्हाट आर दी कंटेंट्स। तो मैं अगर कंटेंट्स की आपके साथ बात करूं तो सबसे पहली बात तो आपको टोटल 7 एक्ट इसके अंदर पढ़ना है। कितने एक्ट पढ़ना है बोलो जल्दी से? 7 एक्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है, ज्यादा नहीं है बेटा, 7 एक्ट आपको पढ़ना है। और वो 7 एक्ट कौन से हैं? तो मैं बता दूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सबसे बड़ा एक्ट है इन टर्म्स ऑफ पेजेस। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके संग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स भी है पर जो जितनी इसकी क्वांटिटी है उस हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, फिर IRF इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ऐसे 7 एक्ट है बेटा जो आपको क्या करना है, जो आपको पढ़ना है। क्या करना है बोलो जल्दी से? जो आपको पढ़ना है। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को। आपको क्या रेगुलर जाना पड़ता है क्या आर्यन? अगर आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ पे, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। टोटल 7 एक्ट आपको पढ़ना है। कितने एक्ट पढ़ना है बोलो? 7 लॉ आपको पढ़ना है। 7 तरीके के लॉ है बेटा जिसको आप लोग क्या करने वाले हो, जिसको आप लोग पढ़ने वाले हो कंटेंट के अंदर। अब मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो एग्जाम के हिसाब से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 32 मार्क्स के लिए आता है। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये 10 से 15 नंबर के लिए आता है। कंपनीज एक्ट है ये 15 से 20 नंबर के लिए आता है। पार्टनरशिप एक्ट भी 15 से 20 नंबर के लिए आता है। LLP एक्ट 5 नंबर के लिए आता है। IRF 5 नंबर के लिए आता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 7 से 10 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना? तो इस तरीके से समझना, इस तरीके से आपके मार्क्स का डिवीजन होता है CA फाउंडेशन लॉ के अंतर्गत। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको इतना समझ में आ गया कि आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो लॉ में? मैं आपको कौन से एक्ट को पढ़ाने वाला हूं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे यस सर। ओके ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगा आपके साथ। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ हाउ वी विल स्टडी लॉ। हम लॉ को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। हाउ वी विल स्टडी लॉ मतलब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, हम लोग किस तरीके से लॉ को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में सर अपन लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल जानने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो जल्दी से? सर हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ली जाती है एग्जाम्पल की मदद से बेटा। किसकी मदद से बोलो जल्दी से? एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंडिंग ली जाती है कि एक्चुअल में लॉ कहना क्या चाहता है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा रोजमर्रा की जिंदगी का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा लॉ हम लोग किस लिए, क्यों हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं करके, है ना। तो आपको समझ में आएगा वाई लॉ क्यों बनाया जा रहा है। फिर एक बार मैंने एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग दे दिया तो उसके बाद फिर हम लोग रीड कर लेंगे उसको हमारे लॉ के किताब से। ये जो लॉ की बुक्स मैं आपको देने वाला हूं ना बेटा, मैं आगे बताऊंगा कितनी बुक्स मैं आपको दूंगा, क्या करूंगा। तो लॉ की किताब से हम लोग उसको क्या कर लेंगे, हम लोग उसको रीड कर लेंगे। ओके सर। तीसरा तीसरा फिर जहां पे जरूरत पड़ी हम लोग वहां पे क्या करेंगे, नोट्स की राइटिंग करेंगे। क्या करेंगे बोलो जल्दी से? जहां पर जरूरत पड़ी हम लोग नोट्स की राइटिंग, मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, देखो नोट्स के लिए आपको 100 पेजेस का रजिस्टर लेना है। तो ये जो 100 पेजेस का रजिस्टर है इसके अंदर आप मेरे साथ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हुए चलेंगे जो मैं क्लास में लिखाऊंगा। एक और आपने 100 पेजेस का रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और तीसरा एक आपने रफ नोटबुक अपने पास रखना है। रफ नोटबुक में आप कोई भी अपने पास रख सकते हैं जिसके अंदर आपके कुछ थोड़े बहुत पेजेस वगैरह बचे होंगे, जिसमें आप कुछ प्रैक्टिस करते होंगे और भी कुछ चीजें होंगी। तो आप उसको 12वीं वगैरह के नोटबुक पड़े हुए हैं आपके, कहीं और के पड़े हुए, तो आप वो रफ नोटबुक को अपने पास आपको रखना है। इन 3 चीजों का आपने को इस्तेमाल करना है बेटा किसके अंदर, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना है अपने को प्रिपरेशन के अंतर्गत, ठीक है। ओके। चौथा, मैं कौन सी किताबें आपको देता हूं, यानी सर आईजी सर्स बुक्स।
तो देखो, मैं आपको 4 प्रकार की किताबें देता हूं बेटा। एक मैं आपको देता हूं मॉड्यूल 1, एक मैं आपको देता हूं मॉड्यूल 2, एक मैं आपको देता हूं चार्ट बुक, और एक मैं आपको देता हूं क्वेश्चन बैंक। क्या देता हूं मैं आपको? क्वेश्चन बैंक। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? यस। चारों किताबों को आपको समझा देता हूं एक बार। देखो सर, ये जो 2 किताबें हैं ना, ये मैं इंस्टीट्यूट यानी जो हमारा आईसीएआई है, ये उसकी जो मॉड्यूल्स आती है ना, उस मॉड्यूल से ये 2 किताबें मैंने बनाया हूं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। राइट? अब समझना, ये जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है, ये बहुत बल्कि है, इसके अंदर बहुत जाड़ा जाड़ा मैटर है बेटा। इन दोनों मॉड्यूल्स को मैंने इस चार्ट बुक के अंदर प्रॉपरली समराइज कर दिया हूं। समराइज कर दिया हूं मतलब आपको कितना एग्जाम के लिए कंटेंट को ध्यान रखना है टॉपिक वाइज, ये मैंने आपको चार्ट बुक के अंदर एकदम शॉर्ट मैनर में लिख दिया हूं। मैं अगर चार्ट बुक की बात करूं बेटा, तो टोटल 140 पेजेस के अंदर पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को मैंने समराइज करके रख दिया हूं। समझ रहे आप बात को? जहां आपको 350 पन्ने की किताबें हैं, उसको मैंने 140 पेज में पूरा प्रॉपरली चार्ट मैनर में पूरा समराइज कर दिया हो, ताकि आपको ध्यान रखने में एकदम इजी हो जाए। और साथ में मैं आपको क्वेश्चन बैंक देता हूं बेटा। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आईसीएआई के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आईसीएआई की आरटीपी आती है। आरटीपी का मतलब होता है रिवीजन टेस्ट पेपर्स। हर एक अटेम्प्ट से पहले इंस्टीट्यूट है ना, एक पीडीएफ लॉन्च करती है खुद की, जिसके अंदर वो कुछ क्वेश्चंस देती है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, उसे आरटीपी बोला जाता है। फिर इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती है, जिसको एमटीपी बोला जाता है। तो ये जो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस है ना, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, और मेरे कुछ खुद के क्वेश्चंस, सेल्फ क्वेश्चंस, ये सारी चीजों की आपको कहां मिल जाएंगी? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कहां पर सर? क्वेश्चन बैंक के अंदर। कहां पे मिल जाएंगी बोलो जल्दी से मुझे? क्वेश्चन बैंक के अंदर ये पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब देखो, एक बार आपने बहुत प्यारे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले ली मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की, तो आप जो बार बार रिवीजन है ना, वो सिर्फ चार्ट बुक से करोगे और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ इन 2 बुकों को हाथ लगाएंगे, अपना काम बन गया। ऐसा अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो एग्जाम का एक दिन पहले है, उस दिन जब मैं पढ़ने बैठूंगा, तो क्या मैं मॉड्यूल को पढ़ूंगा, क्या मैं चार्ट बुक से पढ़ूंगा, मैं कहां से पढ़ूंगा? तो मैं आपको सारी चीजें क्लासेस के अंदर मैं आपको बता दूंगा, आपको कहां पे कैसे कहां से क्या पढ़ना है। चार्ट बुक को उस तरीके से ही मैंने आपको डिजाइन करके दिया हूं। तो ये 4 किताबें आपके घर पे पहुंचती है जब आप क्या लेते हो, जब आप अल्टीमेट सीए का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, या आप हमारे लॉ के बैच को सब्सक्राइब कर लोगे। तो ये 4 चीजों की मदद से आप क्या कर सकते हो सर? प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बोलो जल्दी से मुझे? प्रिपरेशन कर सकते हो। समझे क्या आप बात को? ओके। 5वां पॉइंट सर, हमारे क्लास के अंदर हम लोग है ना, कंसेप्ट ऑफ रिवीजन को अपनाते हैं। सर, रिवीजन का मतलब क्या होता है? और वो भी कैसा रिवीजन? वो भी क्यूमुलेटिव रिवीजन। सर, ये क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या है? जैसे देखो, मान लो आज मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, तो जब मैं अगले दिन की हमारी ये क्लास होंगी ना बेटा, तो इस क्लास के शुरुआत में पिछले पिछले दिन मैंने जो भी पढ़ाया था, उसको पहले 10 मिनट में मैं आपको क्या करवा दूंगा? रिवाइज करवा दूंगा। फिर सर, हमने जो अगले क्लास में पढ़ा, उसके अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हमने जो भी पढ़ा ना, उसको पहले 10 मिनट, पहले 15 मिनट में अपन लोग क्या करते हुए चलेंगे? रिवाइज करते हुए चलेंगे। मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं, समझना बात को, आगे भी बढ़ रहे हैं, और पीछे वाली चीजें कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे वाली चीजें कुछ भी आपकी छूटनी नहीं चाहिए। सर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात को हम लोग एकदम अच्छे से बखूबी निभाते हुए चलने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलने वाले हैं। समझे आप बात को? क्या आप इस बात को, अभी तक पूरी पूरी बातें एकदम आपको क्लियर हो गई क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या बेटा? किसी को यहां तक कोई डाउट कि हमारे बैच के अंदर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है सर? ये सारी चीजें। तो कल आपको क्या करना है? कल आपको 2 रजिस्टर लाना है, फेयर वाले 100 पेजेस के 2 रजिस्टर आपके पास कल होने चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बात को? यस सर। और सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको देता हूं एक लेक्चर ट्रैकर। क्या देता हूं बोलो जल्दी से? एक लेक्चर ट्रैकर मैं आपको देने वाला हूं। सर, ये लेक्चर ट्रैकर का क्या मतलब होता है? समझना,
नहीं प्रियम गुप्ता नहीं हो सकते, ठीक है। लेक्चर ट्रैकर का क्या मतलब होता है, सुनो देखो, अच्छे से ध्यान देना। आप सभी लोग देख रहे होंगे लाइव चैट के अंदर मैंने एक लिंक पिन करके रखा हो बेटा, नजर आ रहा है कि आपको लाइव चैट के अंदर लिंक एक पिन है करके? हाँ सर, कुछ तो भी गूगल ड्राइव का लिंक दिख रहा है, तो आप उसको खोलो मत बेटा, है ना, ध्यान दो बस यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ। देखो इस तरीके का फोल्डर, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, लेक्चर ट्रैकर के लिंक आपको मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर ट्रैकर के लिंक है, जो मैं नोट्स बनाऊंगा आईपैड के ऊपर, वो नोट्स मैं इस बोर्ड नोट्स के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर जो भी टेस्ट होंगे उसके टेस्ट के पेपर्स आपको यहां दिख जाएंगे। फिर जो भी हम लोग क्लास, जैसे आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो हम लोग इसको L1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, L1 बोलेंगे। फिर आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा, आज की तारीख क्या है, तो जैसे आज की तारीख है 18 मार्च, ठीक है ना, 18 मार्च 2025। और आज हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आज हमारा इंट्रोडक्शन था बेटा, तो इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, ठीक है ना, समझ रहे आप बात को। तो ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन, तो ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपको नजर आना चालू हो जाएंगी बेटा, अगर आप चेक करोगे लेक्चर ट्रैकर को। तो समझ पा रहे हैं आप बात को। जैसे कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, मान लीजिए कंपनीज एक्ट, क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, कल मैं चालू करूंगा कंपनीज एक्ट, तो L2 में कंपनीज एक्ट आ गया। फिर यहाँ पे तारीख डालेंगे 19/3/2025, और फिर उसके बाद अपन लोग यहाँ पे कंपनीज एक्ट का जो शुरुआत करेंगे। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक में यहाँ पे लिखते हुए चलने वाला हूँ, क्या, यस, वो टॉपिक में आपको लिखते हुए चलूंगा, समझे क्या आप बात को। तो इस तरीके से पूरे बैच का हमारा लेक्चर ट्रैकर बनेगा। मतलब जब आपकी बैच कंप्लीट हो जाएंगी तो पूरे कौन से लेक्चर नंबर में कौन सा टॉपिक हुआ ये आपके पास पहले से होगा। सर ऐसा क्यों, ताकि एग्जाम से पहले मुझे अगर कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो मैं आके फट से चेक करूंगा लेक्चर ट्रैकर में, जो भी लेक्चर नंबर होगा वो लेक्चर नंबर ओपन कर लूंगा और फटाफट उस टॉपिक को गो थ्रू कर सकता हूं। तो एक सिस्टमैटिक पूरी चीजें आपके लिए बनी रहेंगी, क्या, यस सर बनी रहेंगी। समझ पा रहे हैं आप बात को, है गॉट इट एवरीवन, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, यस। इसके अलावा एक हम सारे एजुकेटर्स के तरफ से जो आप लोगों के लिए होता है, और वो है बेटा एग्जाम टिल एग्जाम, आपको फुल सपोर्ट मिलता है, फुल सपोर्ट मिलता है। मतलब कि सर जैसे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं हमारे, जैसे मैराथन लेक्चर्स होते हैं हमारे, जैसे जो भी आरटीपी एमटीपी आती है, वो आरटीपी एमटीपी को हम लोग क्या करवाते हैं बेटा, हम लोग सॉल्व करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये सारे चीजें आपको एग्जाम तक सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलती है, क्या, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। और इसके अलावा जो बच्चे हमको सब्सक्राइब करते हैं उनको जो टेलीग्राम होता है ना, टेलीग्राम एक ऐप है बेटा, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है वैसे एक टेलीग्राम ऐप होता है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं। तो टेलीग्राम के ऊपर क्या बनाया जाता है बेटा, टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप के अंदर हम लोग आपको क्या करेंगे, हम लोग आपको ऐड करेंगे। तो टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बनता है। जब बैच के 5-7 दिन हो जाएंगे तो 5-7 दिन बाद ये ग्रुप बनेगा, आपको व्हाट्सएप के ऊपर हमारी टीम लिंक भेजेंगी, और लिंक इसके बाद आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप बनता है जिसके अंदर जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बैच वाले स्टूडेंट्स उसके अंदर होते हैं, और हम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, बोलो जल्दी से, हम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ये एक प्राइवेट ग्रुप होता है बेटा, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है केवल वो स्टूडेंट्स को जो हमारे बैच को सब्सक्राइब करते हैं या जो हमारे बैच को एनरोल करते हैं, केवल और केवल उनको एंट्री मिलती है। समझ गए क्या, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, जल्दी से बोलिए। यस, गॉट इट एवरीवन, यस। चलो देखो, अब मैं लॉ की शुरुआत करने से पहले कुछ और एक बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे कौन सी चीज के रिगार्डिंग सर, शिखर बैच के रिगार्डिंग। देखो ये जो बैच है बेटा, ये कब से चालू हुई है, ये बैच चालू हो रही है 18 मार्च से। जैसे 10 अप्रैल को इस बैच के एक और बार दरवाजे खुलेंगे, और जो बच्चों को ज्वाइन करना होगा लाइव हमारे साथ, वो 10 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वाले बच्चे तो कभी भी ज्वाइन करके रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैच लगभग लगभग 4.5 महीनों का चलेगा, बट मैंने आपको बताया मेरा बैच जून एंड में होगा कंप्लीट, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा, रिविजन होंगे, मैराथन्स होंगे, और एग्जाम आपके सितंबर 25 में होंगी। और इन केस अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जनवरी 25
25 का एग्जाम है, तो फिर तो बेटा आपके पास समय समय इसके अंदर होता है। ठीक है, इस बैच में देखो 3 प्रकार के प्लान्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है सिल्वर प्लान, एक होता है गोल्ड प्लान, एक होता है प्लैटिनम प्लान। ठीक है, देखो सिल्वर प्लान के अंदर आपको कॉम्बो इतने का अवेलेबल है, अगर आपको एक सब्जेक्ट लेना है तो इतने का अवेलेबल है, वैलिडिटी 9 मंथ्स की है, और इसमें व्यूज है 2 व्यूज का मतलब होता है अगर मेरा 60 मिनट्स का लेक्चर है बेटा, तो आप 120 मिनट तक उस लेक्चर को देख सकते हो। मतलब सर मैं कितने भी बार बंद चालू करूं व्यूज होते हैं क्या? नहीं, आप उस लेक्चर को 120 मिनट्स तक बार बार देखो, 1000 बार देखो, जितना चाहे उतना देखो, बार बार बंद करो चालू करो, जो करना है करो, आप 120 मिनट्स तक देख सकते हो। रिव्यूज का मतलब होता है 180 मिनट्स तक देख सकते हो 1 घंटे के लेक्चर को। और अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है वो तो बताइए आपको। सर यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेंगी, आरटीपी एमटीपी सॉल्व होंगे, यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलती है। ई बुक्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, यानी कि पीडीएफ आपके साथ यहाँ पे दिया जाता है आपको। सर यहाँ पे डाउट इंजन होता है कि आपको कुछ डाउट रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज सेल्फ इवेल्युएटेड होती है इन बच्चों के लिए। किन के लिए बोलो? सिल्वर प्लान वालों के लिए। इसका मतलब ये है कि टेस्ट जो है मैं कंडक्ट करूंगा, मैं कंडक्ट सबके लिए करूंगा, बट उसको चेक आप ही खुद करेंगे, इसे सेल्फ इवेल्युएटेड बोलते हैं। नीचे वाला अगर मैं गोल्ड प्लान की बात करूं तो सिल्वर की पूरी चीजें है ही है, इसके अलावा हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको मिलते हैं गोल्ड प्लान के अंतर्गत। लेकिन प्लैटिनम प्लान में आपको हार्ड कॉपी भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज सेल्फ इवेल्युएटेड के साथ साथ इवेल्युएटेड वाले भी मिलेंगी। मतलब देखो जो मैं सबके साथ कंडक्ट कराऊंगा सेल्फ इवेल्युएटेड, वो तो आप दोंगे ही दोंगे। इसके अलावा हम आपकी अलग से टेस्ट लेंगे, जिसमें पेपर को आप लिखोगे, आप हमको भेजोगे, हमारी टीम उसको सॉल्व करके आपको दोबारा से आपके मार्क्स के साथ भेजेंगी। इसमें मेंटरशिप सेशन होंगे, जिसमें फैकल्टीज के साथ आप यहाँ पे डिस्कशन कर पाओगे। समझ लो 15 दिन में एक आध बार यहाँ पे कोई भी एक फैकल्टी आएंगी, जिनके साथ अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो आप उनको पूछ पाएंगे, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो या कुछ अदर चीजें हो। सर इसके अंदर प्लैटिनम बैच के अंदर जो पुरानी हमारी फास्ट ट्रैक बैच होती है, जो फास्ट ट्रैक बैच है, वो फास्ट ट्रैक बैच का भी एक्सेस मिल जाता है, और जो हमारी पुरानी बैचेस है रेगुलर बैचेस, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है प्लैटिनम बैच के अंदर। मतलब प्लैटिनम बैच में जो करंट में बैच चल रही है वो मिल रही है, पुरानी बैच में मिल रही है, और जो फास्ट ट्रैक बैच आती है वो भी मिल रही है। मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है किसके अंदर? प्लैटिनम बैच के अंदर। ये इसके अलग अलग ये है, आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान को सिलेक्ट कर सकते है। मैं अगर फैकल्टीज की बात करूं आप लोगों के साथ, तो देखो सुबह 8 बजे आते हैं प्रणव सर, 10:15 को आते हैं मोनीश वोरा सर, 12 बजे आते हैं तेजस सर, और 2:30 बजे आऊंगा बेटा मैं आपको लॉ को कंडक्ट कराने के लिए। आप चाहे तो सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो ले सकते हैं, या अगर आपको चाहिए सिर्फ लॉ खरीदना है, सिर्फ अकाउंट्स खरीदना है, सिर्फ इको खरीदना है, सिर्फ मैथ्स खरीदना है, तो आप वो भी चीजें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इस बात को समझ गए? आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप डालिएगा, या आप ये फॉर्म को फिल कर देना स्कैन करके, हमारी टीम आपको मदद कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो डन है। क्या आपको ये पूरी बातें एकदम क्लियर? ओके सर। सर ये बैच को अगर हमको खुद से एनरोल करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखो अगर इस बैच को एनरोल करना है तो आप सबसे पहले क्रोम के ऊपर आ जाओ, आपको टाइप करना पड़ेगा ultimatecA.com। ultimatecA.com आप टाइप करेंगे, आप ऐसे साइट के ऊपर आ जाएंगे। आप कोर्सेज को सिलेक्ट करो, सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको कॉम्बो नजर आएंगे। तो देखो यहाँ पे 4 फैकल्टीज नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा भी है लॉ बाय इंद्रेश गांधी, है ना? यस। तो आप इसके ऊपर एनरोल नाउ पे क्लिक करना। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, लाइव बैच चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। सर लाइव में रिकॉर्डिंग नहीं आती है क्या? दोनों में रिकॉर्डिंग आती है बेटा, ऐसा नहीं है। लाइव बैच अगर मान लो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख पाएंगे। तो मान लो मैंने लाइव बैच सिलेक्ट किया, अब इसके अंदर मुझे नीचे आके प्लान को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिल्वर गोल्ड या प्लैटिनम। तो मैंने मान लो प्लैटिनम प्लान को सिलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, और जो भी मुझे पेमेंट करके यहाँ पे मैं बैच के लिए एनरोल कर जाता हूँ। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर जाता हूँ। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको इतनी बातें समझी? ओके सर, चलिए आ जाओ। अब हम लोग चालू करेंगे हमारे लॉ के रिगार्डिंग कुछ बातें। किसके रिगार्डिंग बात करेंगे बोलो जल्दी से? लॉ के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बातें यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब सारे लोग ध्यान देना, आप मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहली बात, क्लास चालू करने से पहले बता दूं, फर्स्ट 7 क्लास, क्या कह रहा हूं मैं बोलो, पहले जो 7 क्लास है इस बैच के, है ना, ऑफ दिस बैच, ये किसके ऊपर होने वाले हैं? ये सिर्फ YouTube के ऊपर होने वाले हैं, यानी कि YouTube ओनली, सिर्फ और सिर्फ YouTube के ऊपर होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात,
जिस दिन आपने बैच को सब्सक्राइब किया है, मान लो आपने बैच को खरीदा था 10 मार्च को, कब खरीदा था बोलो? 10 मार्च को। तो यहां से 10 दिन के अंदर यानी कि 20 मार्च तक आपके घर पे क्या हो जाएंगे बेटा? बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो जल्दी से? बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। तो 10 दिन लगते हैं घर पर किताब पहुंचने के लिए। कुछ केसेस में जल्दी आ जाते हैं, कुछ केस में जैसे आसाम या मिजोरम साइड कुछ बच्चे रहते हैं तो उनको थोड़ी सी लेट लेट किताबें मिलती है, जैसे कि 15 दिन 17 दिन के अंदर उनको किताबें मिलती है। समझे क्या बात को? ओके सर, चलो अब देखो क्या, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे और क्या सर। अब अगर किसी बच्चे को भी, अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है और किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, आपको सर कभी भी डाउट अगर हमारे मन में आया, आप तो ऑनलाइन अपने घर पे बैठे हो, आप तो नागपुर में हो सर, है ना, हम मान लो मुंबई में रहते हैं, कोई पुणे में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, मुझे चैट सेगमेंट के अंदर लिखना है यहाँ पे कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है करके, जरा चैट सेगमेंट के अंदर बताना, तो है ना, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो हम सर हमारे अलग जगह रहते हैं, आप नागपुर में रहते हैं, हमको डाउट आया तो हम कैसे पूछेंगे आपसे? तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर डाउट पूछ सकते हो। किसके ऊपर? टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो टेलीग्राम के ऊपर CAIG सर, ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा हैंडल है, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है। समझ रहे आप बात को? ये मेरा टेलीग्राम की आईडी है। तो आप CAIG सर टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे तो आपको मेरा हैंडल मिल जाएगा, आप मेरे को वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। कोई पुणे से, कोई आगरा से, कोई कुरुक्षेत्र से, कोई होशंगाबाद से, कोई बेवार से है, ऐसे अलग अलग जगह से लोग हैं। क्या बात है? तो इस सिचुएशन में आपको कोई भी डाउट रहा, आप मुझे CAIG सर, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप इसके ऊपर मुझे DM करिएगा। मैं आपको क्या करूंगा बेटा? मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगा। आपका जो भी डाउट है मैं उस डाउट को क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? है ना, पूरा पूरा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ गई है क्या इतनी? है ना, यस, आ जाएगा रियान, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। ठीक है, ओके दोस्तों, क्या ये 3 बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे? सभी लोग मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या आप ये 3 बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे क्या? ओके सर, चलो। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, अब फाइनली है ना, फाइनली हम लोग CA फाउंडेशन लॉ की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, व्हाट इज लॉ? व्हाट इज मेंट बाय लॉ? क्या होता है लॉ का मतलब? आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या? क्या होता है लॉ का मतलब? एनीवन एनीवन एनीवन, व्हाट इज मेंट बाय लॉ? सर जी मैं मे का एग्जाम देने जा रहा हूँ और टाइम बचा नहीं है, आप प्लीज बता सकते हो क्या मैं अभी फिलहाल क्या करूं? बेटा बहुत एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो अभी, है ना, एकदम आपको इधर उधर ये ऐसा यूट्यूब पे भटकना वटकना नहीं है आपको। बढ़िया रिवीजन करो, सब कुछ फटाफट फटाफट। स्पेशल 26 6.2 चल ही रहा है रिवीजन, तो वो रिवीजन देखो या पुरानी रिवीजन देख लो कोई भी, और फटाफट पढ़ाई करके एग्जाम दो, है ना। यस चलो सर, व्हाट इज मेंट बाय लॉ? तो खुशबू का कहना है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अनुजा का कहना है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं करके। मैं कहता हूं यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। वो क्या है बेटा? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मुझे बताइए लॉ को बनाता कौन है? सर लॉ को बनाया जाता है यहाँ पे किसके द्वारा? सर लॉ को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा बोल सकता हूं क्या? डिजाइंड बाय गवर्नमेंट, डिजाइंड बाय गवर्नमेंट, और इसको फॉलो कौन करता है? पीपल ऑफ कंट्री, है ना, फॉलोड बाय पीपल ऑफ कंट्री। मतलब सर मैं ऐसा बोलूंगा कि गवर्नमेंट जो है ना किसी भी देश की, वो क्या बनाती है? वो लॉ को बनाती है, और जो उस देश के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उस लॉस को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बोलो जल्दी से? उन लॉ को फॉलो करते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? बोलो ना। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है बेटा, ये क्यों, आप समझना बात को ध्यान देना, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट गवर्नमेंट ने लाया,
और किसके ऊपर लाया? जो इंडिया के लोग हैं ना, उनको मोटर व्हीकल्स एक्ट को फॉलो करना है, और फॉलो करके, और ये बनाया किसने? गवर्नमेंट ने। फॉलो करना है, समझ रहे हैं बात को? क्यों? ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो बेसिकली लॉ लाए क्यों जाते हैं, समझना बात को? लॉ, वाई लॉ? आपका अगला सवाल होना चाहिए सर, वाई लॉ इज मेड? वाई लॉ इज मेड? तो देखो, लॉ क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लॉ जो है ना, ये प्रॉब्लम के सल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बोलो? ये प्रॉब्लम के सल्यूशन हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, मोटर व्हीकल्स एक्ट बना दिया। समझ रहा है बात को मैं जो कह रहा हूं? तो कुछ कुछ ना कुछ हमारे देश में दिक्कत आ रही होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया? हम लोगों ने लॉ बना दिया। क्या बना दिया बोलो जल्दी से? हम लोगों ने लॉ बना दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? Come on everyone, are you able to get it? मैं क्या कह रहा हूं सर? प्रॉब्लम्स का सलूशन, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, है ना, बस नजरिए की है बात। प्रॉब्लम तो है सबके पास, सॉल्यूशन देने के लिए लॉ को बनाया जाता है। जैसे बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे, एक काम करो, मोटर व्हीकल्स एक्ट बना दो। समझ गए क्या बात को? बहुत सारे बैंक्स आ रहे थे, तो एक काम करो, बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना दो, है ना? यस, ओके। अगला, दूसरा, सर गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए, गवर्नमेंट को फंड देने के लिए लॉ बनाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जैसे जीएसटी एक्ट हो गया। ये सारे लॉज क्या करते हैं बेटा? गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाएंगी उसके बारे में ये बात करते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? कि कैसे गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट विल अर्न मनी, हाउ गवर्नमेंट विल फूल, नहीं सॉरी, हाउ गवर्नमेंट विल मेक मनी आउट ऑफ द पीपल, है ना? तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने के लिए भी क्या बनाया जाता है सर? लॉ बनाया जाता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? और कोई रीजन है क्या बेटा लॉ के? कोई मुझे बता सकता है? और कोई रीजन जो हो सकता, आपको लग रहा है कि और क्या हो सकता है सर लॉ के रीजन? तो देखो, एक तो गवर्नमेंट को पैसा कमाना है, दूसरा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है। ये दो रीजन हमने जाना लॉ बनाने के लिए। कोई मुझे तीसरा रीजन बता सकता है क्या? एनीवन, 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 एनीवन? कोई मुझे थर्ड रीजन बता सकता है क्या? फटाफट। थैंक यू सो मच यासीन, थैंक यू। आओ अगला, कोई मुझे एक और रीजन बता सकता है क्या? कोई भी रीजन? जल्दी जल्दी सोच के जरा बताइए मुझे। एनीवन? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? टू कंट्रोल पीपल, टू कंट्रोल पीपल लॉ बनाया जाता है। जैसे देखो, अभी नागपुर की, एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं नागपुर की, तो अभी नागपुर में दंगे चल रहे हैं बेटा। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? जो नागपुर है ना, नागपुर में भी दंगे चल रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा नागपुर है। अब नागपुर का ये जो एरिया है बेटा, वहां पे ना दंगे चल रहे हैं। तो लॉ के तहत इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पावर दिया जाता है पुलिस वालों को, कि आप यहाँ पे आपको जो चाहिए आप वैसी चीजों को इंपोज कर सकते हो। तो इन्होंने सेक्शन 144 को इंपोज किया है, जो कहता है कि सारी दुकानें बंद रहेंगी, और लोगों की गैदरिंग पे बैन लगा के रख दिया है कि 5 लोगों से ज्यादा कोई भी गैदरिंग में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो लोगों को, समझ पा रहे हैं आप बात को? तो लोगों को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी क्या लाया जाता है सर? लॉ लाया जाता है। ओके सर, मेंटेन डिसिप्लिन, बिल्कुल सही कहा ध्रुव। ध्रुव, इसी का यही मतलब होता है, टू कंट्रोल पीपल, मेंटेन डिसिप्लिन, बराबर। ओके सर, परफेक्ट है। टू पनिश क्राइम्स, यसीन, ये वही वाली बात हो गई, है ना? टू कंट्रोल पीपल वाली बात हो गई। फिर बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटा, समझ रहे हैं आप बात को? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी क्या लाया जाता है सर? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी लॉ लाया जाता है कि कितना कितना पैसा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पर रोड बनेंगी, कहाँ पे रेलवे लाइन बनेंगी, कहाँ पे बेटा हवाई अड्डा बनेगा, एयरपोर्ट्स बनेंगे। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी क्या लाया जाता है? लॉ लाया जाता है। नहीं तो क्या होगा, लोग अपनी मनमानी करेंगे ग्रोथ में, बोलेंगे यहाँ फुटपाथ मत बनाओ, बोलेंगे यहाँ रोड मत बनाओ, यहाँ मेरा घर है, या फलाना है, या ठिमकाना है। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए एक प्रॉपर लॉ बनाया जाता है, जिसके तहत पावर्स होती है गवर्नमेंट के पास, कि वो चाहे तो जबरदस्ती सामने वाले व्यक्ति से क्या उसकी जमीन ले सकती है क्या ग्रोथ करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। क्या आपको बात समझी?
बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपको ये चीजें फील हो रही है क्या जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? कम ऑन यार, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। यस सर, बात तो सही है। क्या कहा मैंने? बोलो। बात तो बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, है ना? यस। चलो, अब मैं आपके साथ बात करूंगा, सारे के सारे लोग ध्यान देना। अब मैं आपके साथ बात करूंगा हाउ लॉ इज मेड। समझना किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बोलो। हाउ लॉ इज मेड। हाउ लॉ इज मेड, इसके बारे में मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूं। ठीक है, सारे लोग अच्छे से सुनना, एकदम बढ़िया से ध्यान देना। देखो, हमारी जो कंट्री है ना बेटा, हमारी कंट्री जो है ना, इसके अंदर दो प्रकार की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो महाराष्ट्र में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वेस्ट बंगाल की बात करूं मैं आपके साथ, तो ममता दीदी की सरकार है। मैं ऐसा लिख सकता हूं, एमडी ममता दीदी सरकार। समझे आप बात को? और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, तो यहां पे किसकी सरकार है बेटा? यहां पे अभी बीजेपी की सरकार है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, एकदम बढ़िया। पर सर, आपने कंट्री को सेंट्रल और स्टेट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बेटा, वो क्या करता है? वो यहाँ पे अलग अलग लिस्ट में उसने डिवाइड करके रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसने एक बना के रखा है यूनियन लिस्ट। क्या बना के रखा है? बोलो। एक यूनियन लिस्ट बना के रखा है। एक उसने बना के रखा है स्टेट लिस्ट, और एक उसने बना के रखा है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बना के रखा है? बोलो जल्दी से। कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसका क्या कहना है कि ये यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स होंगे ना, जितनी भी बातें यूनियन लिस्ट में लिखी होंगी, इन लॉ को बनाएगा कौन? इन लॉ को बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी बातें लिखी होंगी ना, इन लॉ को कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। सर, कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी बातें लिखी होंगी ना, इन बात को कौन बनाएगा? सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं जो कह रहा हूं? मतलब क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि देखो, एक सरकार मत रखो, स्टेट वाइज अलग सरकार रखो, सेंटर पे अलग सरकार रखो। जो सेंटर, उसको सेंटर वाला क्या क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट दे दिया। स्टेट वाला क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट दे दिया। और कुछ ऐसे टॉपिक्स है बेटा जहां पे सेंट्रल और स्टेट मिलके दोनों डिसीजन लेंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। तो ये, इन्हें क्या बोला जाता है सर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोला जाता है? बोलो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? अरे बोलो ना। तो सर, इसका मतलब, अगर सुनो ना बात को, अगर यूनियन लिस्ट का मैटर होगा बेटा, जैसे इनकम टैक्स, जैसे कंपनीज एक्ट, ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। तो उसके ऊपर मुझे बताइए, कौन उसके ऊपर लॉ बनाएगा? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी। मतलब अभी के केस में बीजेपी की जो सरकार है वो बनाएंगी। सर, वेस्ट बंगाल में कोई लॉ को इंपोज करना है, मान लो वेस्ट बंगाल पुलिस को लेके, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है उनको लेके लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाएंगी? ममता दीदी बनाएंगी। मान लो वेस्ट बंगाल के अंदर कोई फॉरेस्ट है, उसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, तो बीजेपी यानी कि मोदी जी प्लस ममता दीदी मिलके, यानी कि मोमा, समझे क्या बात को? मोमा, मोदी जी ममता दीदी, मोमा मिलके क्या बनाएंगे बेटा? लॉ बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग थोड़ा फटाफट बोलेंगे। क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या अभी तक? यस, क्लियर है? यस। अब देखो, मैं आपको जो अभी प्रोसीजर बताने जा रहा हूं ना बेटा, चाहे सेंटर वाला वो लॉ बनाए या स्टेट वाला ये लॉ बनाए, जो इसका प्रोसीजर है वो बिल्कुल कॉमन है। क्या है? बोलो जल्दी से। वो बिल्कुल कॉमन है बेटा। क्या है? बोलो जल्दी से। बिल्कुल कॉमन है। ठीक है? यस, ध्यान दो। अब मैं अगर, अभी मैं एग्जांपल लूंगा सेंट्रल के बारे में। किसके बारे में? बोलो जल्दी से। सेंट्रल के बारे में।
अब आप ध्यान देना जरा, लॉजिकली आप सोचना बेटा, मैं जो कह रहा हूं अभी, ठीक है ना, ध्यान दो। मुझे बताइए, क्या अकेले मोदी जी अपने आप में सारे एरियाज को लेके डिसीजन ले सकते हैं क्या? क्या प्राइम मिनिस्टर अपने आप में सारे डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। प्राइम मिनिस्टर हमारे इतने इतने भी सक्षम नहीं, वो भी तो इंसान है बेटा, उनके पास भी 24 घंटे ही होने वाले, तो इतने डिसीजन कैसे लेंगे? तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपनी सेना अपने अंतर्गत रखते हैं। क्या रखते हैं बोलो? अपनी सेना उन्होंने क्रिएट करके रखी है, जिसको मिनिस्ट्रीज बोला जाता है। और वो मिनिस्ट्रीज के जो हेड होते हैं उसको मिनिस्ट्रीज का हेड बोला जाता है, मिनिस्टर्स ऐसा कहा जाता है। जैसे देखो, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, रोडवेज के मिनिस्टर होते हैं, रेलवे के मिनिस्टर होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को? रेलवे के मिनिस्टर होते हैं ऐसा, डिफेंस के मिनिस्टर होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर होते हैं, स्पेस के मिनिस्टर होते हैं, स्पेस स्टेशन के, प्ले स्टेशन नहीं, स्पेस स्टेशन के। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं मैं आपके साथ, तो मोदी जी ने कहा है निर्मला जी को कि एक काम करो, निर्मला जी सीतारमन, आप क्या करो, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालो। रोड मिनिस्ट्रीज किसको बोल के रखा है? नितिन जी गडकरी को बोल के रखा है, आप रोड मिनिस्ट्रीज को संभालो। रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्टर अपने अश्विनी जी को बोल के रखा है कि एक काम करो, आप रेलवे मिनिस्टर संभालो। समझ रहे? जैसे अलग अलग एरियाज के अलग अलग हेड इन्होंने बना के रख दिए कि अगर रोड से रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन होगा ना, तो आप लेना, आपको लगा मुझसे पूछना है तो मुझसे पूछना है, अदरवाइज आप डिसीजन ले लेना, मेरी तो हाँ है, मुझे आप पे भरोसा है। इस तरीके से मोदी जी ने भी, मतलब यूनियन लिस्ट में भी जो मैटर्स है उसको इन्होंने इस तरीके से मिनिस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये कौन से मिनिस्टर्स होते हैं? ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको हम चुन के देते हैं बेटा। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, 2019 में हुए, 2024 में, पिछले साल जब मोदी जी चुन के आए थे बेटा, तो वो लोकसभा इलेक्शन में चुन के आए थे। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन में चुन के आए, इनको हम लोगों ने, इन्हें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए कहा जाता है। ये जो एमएलए होते हैं ना, ये एमएलए क्या लेते हैं सर? ये एमएलए बाद में मिनिस्ट्रीज का इंचार्ज लेते हैं। हमने चुना, इन्होंने सरकार बनाई और सरकार ने मिनिस्ट्रीज को अलग अलग एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया बोलो? अलग अलग एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या आप समझे क्या? अरे बोलो ना बेटा, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। यस सर, लिंक नहीं खुल रही है बेटा। आपके फोन में शायद गूगल ड्राइव नहीं होगा, इसलिए नहीं खुल रही है आपके फोन में लिंक। गूगल ड्राइव अगर आप रखेंगे तो खुल जाएंगे, जो लैपटॉप से देख रहे होंगे लिंक ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। ठीक है, यस। अब देखो, क्या मान लो ऐसा होता है कि, सुनो ना, नितिन जी गडकरी को ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई नया लॉ बनाना चाहिए, रोड को लेके मैंने कोई नया लॉ बनाना चाहिए, ऐसा नितिन जी गडकरी को लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नितिन जी गडकरी जो है ना, वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो ड्राफ्ट करेंगे बेटा रूल्स को। क्या करेंगे बोलो? ड्राफ्ट, एक रफ कॉपी में रूल्स को लिखेंगे, और इस रूल्स को ये पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इस रूल्स को जब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ये ड्राफ्ट रूल्स को पार्लियामेंट के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में आप इसको पेश करोगे, तो ये क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बिल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? इसे बिल बोला जाता है। मतलब नितिन जी गडकरी जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा बजट के अंदर निर्मला सीतारमन जी कुछ कुछ बोलती है, मतलब वो बिल को प्रेजेंट कर रही है बेसिकली। वो जो उसने ड्राफ्ट, जो रफ वर्क उन्होंने किया है, उस बिल को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि लोकसभा के लोग इस बिल के ऊपर डिस्कशन करें। कुछ कमी लग रही है तो सजेशन दे, कुछ ज्यादा लग रहा है तो कम करने लगा है। वो सारे झगड़े होने चाहिए किसके अंदर? लोकसभा के अंतर्गत। फिर जब लोकसभा के मेजॉरिटी लोग इसको अप्रूवल दे देंगे, तो ये बिल जाता है किसके पास? ये बिल जाता है राज्यसभा के पास। किसके पास बोलो जल्दी से? ये बिल जाता है राज्यसभा के पास। और राज्यसभा की मेजॉरिटी लोग जब इसको अप्रूवल दे देंगे, तो ये जाता है किसके पास? ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ये हमारी अभी प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के पास,
और प्रेसिडेंट फिर जब इसको साइन कर देते हैं बेटा, तो ये और साइन करके इसको ऑफिशियल गैजेट में, क्या कहा मैंने, बोलो, ऑफिशियल गैजेट में इसको डाल दिया जाता है। सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? भारत सरकार का न्यूज़पेपर, भारत सरकार का राज्य पत्र, भारत सरकार का न्यूज़पेपर, आप ऐसा समझो। जब इस बात को ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया जाता है तो ये जो बिल है बेटा, ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और जैसे ही एक्ट बना, ये पीपल को फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये अप्लाई हो जाता है किसके ऊपर, बोलो जल्दी से? पीपल के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई हो जाता है? सर ये पीपल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये लोगों के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है क्या? हाँ सर, लोगों के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। समझे क्या आप बात को मैं जो कह रहा हूं? बोलो ना। यस। तो मैंने क्या कहा सर, अगर यही वाली चीजें अगर सर मान लीजिए यहाँ पे हो रही होती है, अपने स्टेट लेवल पे हो रही होती है, तो एमएलए कर रहे होते उसको। यहाँ पे कौन कर रहे हैं? यहाँ पे एमपीस कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप बात को? तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि हम रूल्स को, हमने रफ रूल्स को बनाया, उसको लोकसभा में जब पेश करूंगा मैं, रफ मतलब एग्जैक्टली रफ नहीं होता, बोलने के लिए उसको ड्राफ्ट रूल्स बोलते हैं, मैं पेश करूंगा तो उसे बिल बोला जाता है। फिर लोकसभा के लोग इस पे अप्रूवल दे देंगे तो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा के लोग इसको अप्रूव दे देंगे तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव करके साइन कर दिया और ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, तो ये एक्ट बन के लोगों के ऊपर लग गया। सर ऐसा हुआ, लोकसभा ने हाँ बोला, राज्यसभा ने मना किया, तो चेंजेस करके लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट इसको पास करेगा, और उसके बाद सब प्रेसिडेंट भी मना कर सकता है क्या? कर सकता है। अगर उसको ठीक नहीं लगा, मना कर सकता है, वो चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, या वो जब सेटिस्फाई हो जाए फिर वो साइन कर देगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? तो ये पूरा तरीका होता है बेटा, जिस तरीके से क्या बनाया जाता है, जिस तरीके से लॉ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बोलो जल्दी से? जिस तरीके से एक लॉ को, एक एक्ट को बनाया जाता है, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है क्या जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? बोलो ना बेटा जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? तो मैंने आपको पहले क्या बताया, क्या लॉ का मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया क्यों लॉ बनाया जाता है, फिर मैंने आपको बताया कैसे लॉ बनाया जाता है अपने देश के अंदर। तो देश के अंदर सर सेंट्रल लेवल पे इस तरीके से बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे भी इसी तरीके से बनाया जाता है, बस वो स्टेट के असेंबलीज होती है। फिर समझ पा रहे हैं आप बात को? कूल, राइट। सर पर हम लोग क्यों फॉलो करें? हमने थोड़ी बनाया बेटा, आपने नहीं बनाया, पर आपने जिनको चुन के दिया ना, वो लोगों ने बनाया ना, तो आप ही ने इनडायरेक्टली बोला कि हम इनको चुन के दे रहे हैं, ये लोग लॉ बनाएंगे ना, हम फॉलो कर लेंगे, खुशी खुशी दुखी दुखी जैसा भी है। तो आप ही ने ये बात रखी थी। सर पर हमने डायरेक्टली क्या बोला, पर इनडायरेक्टली बोला, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सर मुझे नहीं करना है फॉलो, देश छोड़ के चले जाओ। आपको क्या लगता है विजय माल्या देश छोड़ के क्यों गया? क्योंकि इंडिया के लॉ इंग्लैंड में थोड़ी एप्लीकेबल होने वाले बेटा। तो इसलिए कभी कभार लॉ से, स्ट्रिक्ट लॉ की पनिशमेंट से बचने के लिए लोग बाहर चले आते हैं। समय रैना की कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया में वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया के लॉ है वो बाहर के देश में थोड़ी एप्लीकेबल हो रहे हैं। अरे आप समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? यस। चलो, तो ये अपन ने देखा। अब कल के केस में हम लोग थोड़ा सा और लॉ के बारे में थोड़ा जानेंगे, एंड देन फिर कल हम लोग कंपनीज एक्ट की शुरुआत करेंगे। हमारा क्लास कल कितने बजे होने वाला है सर? ये टाइम पे 2:30 PM को हमारा क्लास होने वाला है क्या? यस सर, होने वाला है। कल प्लीज अपने नोटबुक को लेके आना, ताकि मैं ये जो इसकी पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और शेयर करने के बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, कॉपी पूरा पूरा कर लेंगे। समझे क्या आप बात को? है ना? मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कॉपी करना है, क्या करना है, सब कुछ चीजें मैं बताऊंगा। आप किसी भी बात का टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है, कैसे कॉपी करना है। ठीक है? लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करना बेटा, आप कंपलसरी लेक्चर लाइक आपको करना ही करना है, समझे? और कमेंट करके जरूर से बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, कैसा लग रहा है आपको इंट्रोडक्शन देख के, क्या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और आप
400 में से आपने क्या टारगेट रखा है अपना सीए फाउंडेशन का, ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है इस पहले लेक्चर के अंतर्गत, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, चाहे रिकॉर्डेड वाले हो लाइव वाले हो, जब भी ये लेक्चर खत्म होगा आप बताएंगे कि 400 में से आपका टारगेट कितना सेट है। हमारे बहुत ही कातिलाना रिजल्ट आए बेटा, मैं आपको बताऊं ना तो इस बार के जो रिजल्ट है ना बहुत ही खतरनाक आए है ना। मतलब इस बार के और भी खतरनाक आ गए, ऐसा बोल रहा हूं मैं। हर बार तो आते ही आते, ये तो इंटर के हो गए हमारे, इंटर के कातिलाना, फाउंडेशन के तो एकदम जहरीले हो गए। देखो इंटर में हमारे रैंक्स आए बेटा, 3 3 4 4 रैंक से 3 की जगह 4 हो गया। वो फोटो अपलोड नहीं हुआ है अभी एक और का, तो उससे पहले पोस्टर बन गया था और बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप 2 पास किए। इसके अलावा फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस बार लॉ के अंदर तो लिटरली फोड़ा है भाई बच्चों ने। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 80 नंबर स्कोर किए एक लड़की ने, परी गुप्ता, और एक और लड़की निजा करके, उसने भी 80 नंबर स्कोर किए, ठीक है ना। तो एकदम खतरनाक, बहुत ही प्यारा और बहुत ही औसम रिजल्ट आया है बेटा इस बार। मैं चाहता हूं आप इन रिजल्ट्स को भी फोड़े, मतलब ये रिजल्ट्स आपके लिए एक बेंचमार्क की तरह होना चाहिए कि सर उसने 80 लाया, मैं 80 के ऊपर लाके बताऊंगा या बताऊंगी करके, आपके अंदर वैसा होना चाहिए। तब एकदम बड़ा मजेदार आपका रहने वाला है। समझ रहे क्या आप बात को, है ना। यस, तो ये पूरी पूरी चीजें आपकी रहने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, बाकी एकदम बढ़िया से हम लोग सारी चीजों को जानेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, बाय 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 बाय।